दोस्तों अगला देखते हैं हम कॉप 18 जो हमारा 2012 में हुआ था और ये दोहा में हुआ था, ठीक है। तो उसके आउटकम की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली सर 2012 में क्या शुरू हुआ कि 2012 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो रहा था, जो हमारा 2005 से इफेक्टिव था और 2012 तक चला। ये क्योटो प्रोटोकॉल हमारा एंड हो रहा था। तो पहला सवाल इनके पास ये था कि व्हाट आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल, जब ये ख़त्म हो जाएगा 2012 में तब क्या हम करेंगे, ठीक है। क्या उसके बाद फिर से वही अनलिमिटेड इमिशन करेंगे गैसों का, CO2 का, ग्रीन हाउस गैसों का, NO2 का। तो ये पहला सवाल उठ के आ रहा था कि 2012 के बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद एक जो हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो गवर्नमेंट्स हैं, इनमें एक समझौता नहीं बन पा रहा था कि नहीं 2012 में ख़त्म हो रहा है, इसके बाद क्या करेंगे और फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी हमारी। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, 2012 में जो तुरंत ख़त्म हो रहा है इमीडिएट प्लानिंग क्या होगी और फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी। दो चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए इन्होंने पहला काम ये किया कि सारी कंट्री एग्री कर गई कि हाँ सब कंट्री 2015 तक यूनाइट हो जाएंगी। 2015 से यूनाइट होने के बाद हम एक लॉ बनाएंगे जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और इसका इफेक्ट आएगा आफ्टर 2020 के बाद इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या एग्जैक्टली इन कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट की यहाँ पे नींव पड़ गई थी। जो हमारा COP 21 हुआ पेरिस एग्रीमेंट, उसकी ये नींव पड़ गई थी। पहला चीज क्लियर। और जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, जो इमीडिएट प्लानिंग थी, क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रही थी, इसके लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला सीमलेसली कंटिन्यू करो इसको, क्योंकि हमारी फ्यूचर प्लानिंग 2020 के बाद है। तो हम 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल को विदाउट ब्रेकिंग हम चलाएंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड कर दिया गया, फ्रॉम 2012 से 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोहा आउटकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इमीडिएट एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए। वही से नींव पड़ी हमारी पेरिस एग्रीमेंट की। इसके बाद वार्सोवा का देखते हैं, वार्सोवा आउटकम क्या हुआ जब COP 19 हुआ 2013 में। तो यहाँ पे हमने एफर्ट डाला कि हम मोबिलाइज करें फंड को 100 बिलियन। यहाँ पे स्टैंड डाला कि हाँ हम लोग 100 बिलियन फंड को मोबिलाइज करेंगे 2020 के बाद तक। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे रिडक्शन इमिशन करना था, जो सस्टेनेबल वे है करने के लिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा फायदा यदि इस चीज़ को देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्री को होता है। तो क्या है सर, है क्या रेड प्लस सर, रेड प्लस क्या है, रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इसमें बोला गया कि हाँ फॉरेस्ट एरिया को अफॉरेस्टेशन किया जाए, जो बैरन लैंड है, फॉलो लैंड है, इनको अफॉरेस्टेशन किया जाए और रिफॉरेस्टेशन किया जाए। तो अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन से बात ये होगी कि हमारा CO2 सिंक होना बढ़ जाएगा और नेचर के साथ ह्यूमन की सिंकिंग हार्मोनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगी। ये रेड प्लस था, ठीक है। तो ये इस पे हमारा बल दिया गया कि ये काम करते। इसके बाद एक चीज़ और आया दोस्तों कि हाँ हम नेशनली क्या अपना प्लान ला सकते हैं जिससे हम इमिशन को कट कर सकते हैं। जैसे हम क्या विंड एनर्जी का प्लांट लगा सकते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट लगा सकते हैं, या सोलर पैनल लगा सकते हैं, ओके, या लुमिनस हमारा फ्लोरोसेंट यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करिए, नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन को बताइए कि आप नेशनली क्या डिटरमाइन करेंगे क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। ये था हमारा वार्सोवा आउटकम COP 19। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक COP से एक COP पहले, लीमा COP 20। तो इसमें क्या था कि अब ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो हैं हमारी, वेस्टर्न यूरोप, USA, रसिया, तो इनको ये समझ में आ गया था कि यदि हम अब ओपन टू क्वेश्चन नहीं होंगे अपने इमिशन पे तो काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मरेगा तो रसिया वाला भी, अमेरिका वाला भी और इंडिया वाला भी, अफ्रीका वाला भी मरेंगे तो सब। तो इन लोगों ने बोला नहीं,
इंडस्ट्री, यहाँ पे लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर गई। कैसे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो थी इन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया क्वेश्चन के अबाउट, क्वेश्चन करिए अबाउट द रिडक्शन, इमिशन रिडक्शन, ठीक है, कि हम कितना इमिशन रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई गुप्त बात नहीं होगी, कोई सीक्रेट टॉक नहीं होगी, नहीं हम कितना करेंगे, कितना कर रहे हैं, इस पे क्लियर कट बात हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा दोहा आउटकम आया था ना, तो दोहा आउटकम में जो इमीडिएट इफेक्ट को हमने चेंज किया था कि नहीं क्योटो प्रोटोकॉल हमारा चलेगा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल चलेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज ने एग्री नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल को मानेंगे 2012 के बाद वाला। तो बहुत सारी कंट्रियों ने फिर रेटिफाई कर दिया कि नहीं, मेनी कंट्री एक्सेप्टेड क्योटो प्रोटोकॉल दोहा अमेंडमेंट, बहुत सारी कंट्रियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसी में एक बड़ी प्यारी चीज हुई जिसको हम नामा डे के नाम से जानते हैं, नामा डे। नामा डे का मतलब ये है नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन ऑप्शन, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन ऑप्शन, सॉरी एक्शन। तो इसमें क्या था एग्जैक्टली कि नेशनली हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया, विंड प्लांट लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो नामा डे था ये डेवलपिंग कंट्री के लिए था, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए था। इन्होंने कहा नहीं, डेवलप कंट्रीज इमिशन कट कर ही रही हैं और करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन इमिशन पे आप हम पे बाइंडिंग मत लगाइए, हम नेशनली जो अप्रोप्रिएट बनता है हमसे उससे हम इमिशन का रिडक्शन करेंगे, ये बोला डेवलपिंग कंट्री ने। तो ये रहा दोस्तों हमारा नामा डे, COP 18 1920। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।